नमस्कार, मैं अनिरुद्ध कुमार सुधांशु टॉकिंग न्यूज के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव 26 नवंबर को होने हैं और आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ए के भागी, जो कि एनडीटीएफ के प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं। आपका बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। नमस्कार। आप एनडीटीएफ की ओर से प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। धन्यवाद जी। सर, कुछ बेसिक सवाल जो टीचर्स के सामने हैं वो है कि सबसे पहले एक मुद्दा जो पिछले कई चुनावों से तैर रहा है शिक्षकों के बीच में, वो है एब्जॉर्प्शन को लेकर के। अब आप जो फॉर्मूला लेकर के आए हैं वो रेगुलराइजेशन का फॉर्मूला है, तो ये एब्जॉर्प्शन और रेगुलराइजेशन में अंतर क्या है? सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं टॉकिंग न्यूज़ का कि आप लोगों ने एक सभी कैंडिडेट्स के विचारों को शिक्षकों में फैलाने का जो बीड़ा उठाया है। डेमोक्रेसी के अंदर यही एक किसी भी न्यूज़ चैनल का काम बनता है, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात, मैं पहले ये कहना चाहूँगा, आपके सवाल पे मैं आ जाता हूँ बड़ी जल्दी जी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि टीचर्स की एसोसिएशन में पक्ष विपक्ष नहीं होता। टीचर सारे एक ही पक्ष में रहते हैं, और जब सारे टीचर्स एक ही पक्ष में रहते हैं, दूसरा के अम्ब्रेला के नीचे रहते हैं, तो उस अम्ब्रेला के नीचे अपने अपने तरीके से अपनी बात को कहने का सबको अधिकार भी है, और उसको अपने तरीके से तर्क के साथ में अपनी परिणति तक पहुंचाने का भी सबका बीड़ा रहता है। तो इसमें कोई व्यक्तिगत झगड़ा या लड़ाई या नहीं है। ये केवल ये है कि भाई क्या हमने टर्म यूज़ करना है या क्या नहीं करना है, या हमारी अप्रोच कैसी होनी है या नहीं होनी है, या फिर हमारे क्या डिसीजंस किसी ओवरऑल बड़ी पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस्ड हैं क्या, या हम शिक्षा और शिक्षक की राजनीति में वाकई अपना पूरा दमखम लगा करके लगे हुए हैं। तो इसी में सिर्फ आपको अंतर देखना पड़ेगा। मुद्दे तो सभी के यही मिलेंगे कि चाहते तो सभी ये हैं कि एडहॉक टीचर्स जो दिल्ली विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं बहुत समय से, उनकी परमानेंट स्टेटस हो जाए। अब हम जो रेगुलराइजेशन वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसी डिक्शनरी को, किसी टेक्निकल टर्म्स की डिक्शनरी को आप उठा के देख लीजिए, ये हमेशा से रहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर एडहॉक बेसिस या टेम्परेरी बेसिस पे काम कर रहा है, वो किसी भी प्रोसेस से, किसी भी माध्यम से अगर उसका स्टेटस परमानेंट होता है, तो इस प्रोसेस को रेगुलराइजेशन कहते हैं। तो हम प्रोसेस का नाम ले रहे हैं। अभी कुछ लोग हैं कि वो कह रहे हैं कि इनका रेगुलराइजेशन का मायने ये बनेगा कि आपको इंटरव्यू में जाना पड़ेगा और इंटरव्यू में जाने के बाद में आपको डिस्प्लेस होना पड़ेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो एब्जॉर्प्शन कह रहे हैं, क्या वो ये गारंटी कर रहे हैं कि लोगों को घर बैठे चिट्ठी मिलेगी? अगर वो ये कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे घर बैठे लोगों को परमानेंट होने की नियुक्ति की चिट्ठी मिल जाएगी और उसके लिए उनको कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, नॉट इवन अप्लाई एंड नॉट इवन अपीयर इन द, कुछ नहीं उनको करना पड़ेगा, तब मैं भी इस शब्द को अपने तरीके से एब्जॉर्प्शन कहने के लिए तैयार। परंतु कहें हम सब वही बात कि कोई प्रोसेस से, तो फिर टेक्निकली करेक्ट चीज क्यों नहीं इस्तेमाल करें? क्यों मैं इसको टेक्निकली सही चीज को इस्तेमाल करना चाहता हूं कि जब हम इस डिमांड को लेकर के किसी रेलेवेंट अथॉरिटी के सामने जाएं, तो उसको वो बात समझ में आना चाहिए ना। हम यूजीसी जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जाएंगे, किसी ब्यूरोक्रेसी के सामने पहुंचेंगे अपनी डिमांड को लेकर के, तो जो शब्द, अब आप देखिए, अभी पंजाब में डिक्लेयर हुआ ना, वहां पर बिल ऑन रेगुलराइजेशन आया। अब उसके अंदर बहुत कमियां हैं, वो हम बिल्कुल एमुलेट कर लें, वैसे ही बांध लें, ये बात नहीं है। अभी सिक्किम के अंदर वहां आया तो वो भी बिल ऑफ रेगुलराइजेशन आया। तो बात ये है कि टेक्निकली जो एक्सेप्टेड टर्म है, हम उसका इस्तेमाल क्यों ना करें? तो इसलिए हमने ये शब्द को चुना हुआ है। प्रोसेस क्या होगा? क्या वो एक बार ऑर्डिनेंस होगा, वन टाइम रेगुलेशन आएगा? क्या उसके अंदर जो है वो हमारी केवल स्क्रीनिंग होगी, अप्लाई करने के बाद में केवल ये सिर्फ देखा जाएगा कि भाई किसने कितने साल काम किया, उसकी वरीयता के हिसाब से उसको वहीं पे आपकी अपनी पोजीशन पे एडहॉक बेसिस से परमानेंट बेसिस पे कर दिया जाएगा, या टेम्परेरी बेसिस से परमानेंट बेसिस पे उसका स्टेटस बदल दिया जाएगा? ये इस बात पे निर्भर करेगा
कि हमारी शक्ति कितनी है, हमारे आर्गुमेंट्स कितने स्ट्रांग हैं, हमारे पास कितने तथ्य हैं उन बातों को मनाने के लिए, और हम अपने अंदर कम से कम ऐसी कंसेंसस क्रिएट कर लें कि हमारे विद इन जो वॉइसेस उठती हैं। अभी तो क्या है कि मैं सुनता रहता हूं कि वार्ड कोटा होता है तो भी कोई लेफ्ट के ही लीडिंग वाले ग्रुप जो उसका विरोध करने लगते हैं, और तमाम जनरल बॉडी मीटिंग्स में हमने देखा कि लेफ्ट के लोगों ने तो एब्जॉर्प्शन हो या आज जो मर्जी कहें चुनाव के समय में, लेकिन खुल्लम खुल्ला इसके अगेंस्ट वोट किया है और उन्होंने बार बार अपने तरीके से इसको नेगेट किया है। हमने हर बार अपना कंसिस्टेंट स्टैंड रखा है। मैं आई अगेन रिपीट, वी आर फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एडहॉक टीचर्स, एग्जिस्टिंग, ठीक है जी, एग्जिस्टिंग एडहॉक टीचर। ऑल एडहॉक्स या कुछ टाइम बाउंड एडहॉक्स हैं? देखिए ये तो चीजें जो है ना जी, सबको सम्मिलित करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसके अंदर फिर दोबारा वही बात है कि फ्रैगमेंट्स नहीं कर सकते। तो आपको सभी के लिए इसमें फॉर्मूला कोई ऐसा निकालना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला है भी। अभी लोग कह रहे हैं कि कितने साल तय होगा, क्या 10 साल तय होगा? 10 साल तो नहीं तय होना चाहिए। 10 साल के बाद में तो बहुत सारे लोग लगे हैं, और खासतौर पे सेकंड ट्रांच की पोजीशन में जो लगे लोग, वो सब तो 10 साल से कम ही समय हुआ होगा एक ही पोस्ट पर उनको काम करते हुए ना। तो हम ये समझते हैं कि हमारे पास एक सॉलिड बैकग्राउंड और एक सॉलिड लॉजिक बनता है। वो ये बनता है कि लास्ट टाइम जब एडवर्टाइजमेंट आया था उसमें से पहले जिन लोगों ने उन एडहॉक पोजीशंस के ऊपर ज्वाइन कर लिया था और उन्होंने उस एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई भी किया, अपने आप को इंटरव्यू के लिए और स्क्रूटनी के लिए एक बार पेश भी किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी को वो काम करना चाहिए था, कॉलेजेस को वो काम करना चाहिए था, ये असमर्थ रहे, इनके खुद अपने इनमें कमियां रही हैं सिस्टम में। इसके लिए एडहॉक शिक्षक जो है या तदर्थ शिक्षक बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो मैं समझता हूँ ऐसी कोई कट ऑफ डेट हम निकाल सकते हैं कि 2019 में जब लास्ट एडवर्टाइजमेंट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के आए थे, तो उससे पहले से जो लोग उस एडवर्टाइजमेंट से पहले तक जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है, उन लोगों का इन पोस्टों पे हक बनता है, जिनको करीब करीब अब 2 या 2 से ज़्यादा वर्ष हो गए लगातार उन 2019 की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस का तो रिजर्वेशन ही बाद में आए, तो उस स्थिति में क्या हो? देखिए, ये हमने बार बार इस बात को स्थिति को क्लियर भी किया है कि जब ये रेगुलराइजेशन होना है तो इस रेगुलराइजेशन की एक इनहेरेंट चीज है कि ईडब्ल्यूएस की 25% सीटें भी डिक्लेयर साथ होना है। आप इसको अलग अलग फ्रेगमेंट्स में नहीं देख सकते। हमने कभी भी इस बात की मतलब वकालत नहीं की कि आप जो हैं कुछ भी ओपन ना रहे। देखिए, जो लोग सिस्टम में नहीं हैं फिलहाल या किसी कारण से इस वक्त सिस्टम में नहीं है लेकिन उनका वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, आपको उनके लिए भी जगह छोड़ना। और वो जगह कहां से आएगी? वो पोजीशन ही 25% सीटें जो ईडब्ल्यूएस की बढ़ेंगी उसके माध्यम से आएगी, ताकि उन लोगों के लिए भी समान अवसर रहें इस सिस्टम में। तभी तो हम आपस में समन्वय बिठा पाएंगे। अदरवाइज तो क्या है कि ये सारा मामला लिटिगेशन में फंस सकता है, जो हम कतई नहीं चाहेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि अभी तक तो प्रशासनिक कारणों से या पॉलिटिकल रीजन से या आक्रामकता के कारण जो है लोगों को सफर करना पड़ा, और अब सालों साल कोर्ट के अंदर लिटिगेशंस के माध्यम से। इसीलिए हमने बार बार कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ रिजर्वेशन भी लागू होना चाहिए इसमें, ताकि कोई रोस्टर के मसले को लेकर के किसी के मन में कोई दुर्व्यवहार ना रह जाए या कोई ऐसी बात ना रह जाए कि ये सोशल जस्टिस के खिलाफ जा रहा है। वहां पर भी पूरी जस्टिस नजर आना चाहिए। ये जस्टिस नजर आना चाहिए, जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने अपना समय दिया है, उन लोगों के साथ भी जस्टिस हो जाए, कोई उनके डिस्प्लेसमेंट ना हो, और साथ साथ में जो सिस्टम में नहीं किसी कारण से आज, उनके लिए भी समान अवसर की बात करता। सर, 14 नवंबर 2017 को आप भूख हड़ताल पर भी बैठे थे जी, और एक जूरी बनाई थी आपने जी इस चीज को लेकर के। तो उसके बाद सर क्या मतलब कुछ उसमें प्रोसेस कर पाए? देखिए, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। 2017 के बाद नहीं, एक्चुअली में 2016 सन में आपको जाना पड़ेगा इसके लिए जी। 2016 सन में जब थर्ड अमेंडमेंट के ऊपर जितना रोष दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने व्यक्त किया, अपॉइंटमेंट और प्रमोशंस दोनों को लेकर के, उस समय से ही हमारे एनडीटीएफ के अंदर एक मंथन स्टार्ट हो गया था। और हमने बार बार उस समय रहे वाइस चांसलर से आग्रह भी किया, कोर्ट के माध्यम से भी किया, इवन मिनिस्ट्री के पास हम लोग गए, मिनिस्ट्री ने भी कई पत्र लिखे, जो हमारे उस टाइम वाइस चांसलर प्रोफेसर त्यागी थे,
कि भाई आप इस रेगुलराइजेशन प्रोसेस को उस टाइम पे जिस भी मेथड से होता उसको आप करें। और फिर हमको 2017 में इसके ऊपर जब हमने देखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन बिल्कुल सीरियसली इस चीज़ को ले नहीं रहा और वो कई सालों से इसको लिंगर करता चला आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे एक बहुत छोटे छोटे पीरियड्स के अंदर ही जो अपॉइंटमेंट कुछ हुए, बाकी समय तो कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां अपॉइंटमेंट हुए ही नहीं, और कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहां बिल्कुल अपॉइंटमेंट नहीं हुए। तो बहुत लंबे समय से ये, क्योंकि एक अपॉइंटमेंट के ऊपर रोक सा लगा हुआ था, अनरिटन कहना चाहिए बैन लगा हुआ था, तो इन सबको लेकर के हमने मंथन स्टार्ट किया था और हमने 2017 में एक भूख हड़ताल करी थी। वो एक वाइस चांसलर के खिलाफ जो चीज़ों को रोक रहा था वहां से उसका बिगुल फूका था। और साथ ही साथ हमने उसी समय ये डिसीजन भी किया था कि हमने कैसे 50-30-20 का जो उस समय फॉर्मूले का एक बहुत बड़ा खतरा लोगों पे मंडरा रहा था, क्योंकि 50-30-20 के अंदर कुछ लोग उसके फॉर अभी भी कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन 50-30-20 के अंदर खतरा जानते हैं क्या आप? कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय में कम मार्क्स लाए हुए स्टूडेंट हैं या यहाँ के स्टूडेंट हैं, वो बाहर रहने का खतरा है, जो हो सकता है डॉक पे काम कर रहे हो, तो उनके डिस्प्लेसमेंट की पूरी पॉसिबिलिटी उसमें बन रही थी। ऐसे लोग जिनके पास में 10-10, 12-12, 15-15 साल का एक्सपीरियंस और बहुत सारे पब्लिकेशंस होंगे, लेकिन वो बाहर के विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, जैसे केरल, जैसे कि तमिलनाडु, जैसे कहीं और जहां पर रिटायरमेंट एज 56, 60, 62 ऐसी है, तो वहां के लोग भी यहाँ 65 की रिटायरमेंट एज के कारण कहीं शिफ्ट तो नहीं होना चाहेंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके ही हमने जो है एक समान फील्ड सबको मिले। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम चाह रहे थे कि पैरेलल फील्ड, कम से कम एक सबके लिए समान अधिकार का फील्ड तो मिले। तभी हमने उसको कहा था कि हम इस तरह का कोई फिक्स्ड फॉर्मूला जिसमें किसी खास तरह की यूनिवर्सिटी के लोगों को नुकसान हो जाए, किसी का फायदा हो, हम उसके खिलाफ में नहीं है, लेकिन किसी खास यूनिवर्सिटी के लोगों को नुकसान हो, इन सब चीजों को देख करके हमने उसका उस टाइम विरोध किया था। और फिर हमने उसी फॉर्मूले के तहत 2018 के रेगुलेशन में सबसे पहला काम यह किया कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडहॉक सर्विस काउंट नहीं होती थी, वो 2017 की जब आपने बात करी ना जी, तो 2018 में उसका पहला, जुलाई 2018 में पहला उसका फायदा हमको मिला रेगुलेशन के माध्यम से, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडहॉक सर्विस काउंट हुई। और आपने देखा उसके माध्यम से जेएनयू जैसे विश्वविद्यालयों में जिनके पास 8 या उससे साल का ज्यादा साल का केवल तदर्थ का भी, केवल एडहॉक एक्सपीरियंस भी था, टीचिंग एक्सपीरियंस, उनका भी डायरेक्ट एसोसिएट प्रोफेसर में अपॉइंटमेंट हुआ। के भागी जो हमसे बात कर रहे थे, जो कि डूटा के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं एनडीटीएफ की ओर से, और उन्होंने अपने पैनल का जिक्र किया है। तो ये चर्चा हम आपसे जो है लगातार कर रहे हैं कैंडिडेटों को लेकर के, और इस परिचर्चा में जो बातचीत हुई है वो आप हमारे चैनल टॉकिंग न्यूज़ के माध्यम से सुन सकते हैं।